सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। ध्यान समझिएगा, क्लास 10th का विज्ञान में लेकर हाजिर हूँ। पहला पार्ट आपने सुना होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम उसका संतुलन बनाते हैं। इतना इजी मेथड से पढ़ाऊंगा आपको, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, नो टेंशन नो बीपी, व्यस्त रहो मस्त रहो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं इसमें। हम पहला इसमें टॉपिक है पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन आपने पढ़ा होगा। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ तो वही रहता है, पदार्थ तो वही रहता है, लेकिन उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो कैसे चेंजेस होते हैं मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का मतलब मैंने बताया कि पदार्थ तो वही रहेगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होते हैं, लेकिन पदार्थ क्या रहेगा? वही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बर्फ, पानी की बात करें। पानी अगर ठोस रहता है, क्या रहता है? ठोस। ये क्या बन जाता है? बर्फ। क्या रहता है आपका? ये बर्फ रहता है। बर्फ को जब हम पिघलाते हैं, बर्फ को, ये ठोस को जब हम पिघलाते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। और इसी द्रव को जब हम उबाल देते हैं, उबालने पे क्या बन जाता है? ये गैस बनकर, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ को पिघलाकर पानी यानी जल, पानी यानी जल द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है बच्चों। और इसी द्रव को हम जब उबाल दें, क्या करें? उबाल दें तो गैस बनकर उड़ जाता है, गैस बनकर उड़ जाता है। बात समझ गया ना कि जो पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। पानी था, ये ठोस था, बर्फ बना तो ये ठोस हो गया। जब ये द्रव, यानी कि जब पानी बना तो द्रव बन गया। और इसी द्रव को जब मैंने उबाल दिया, तो हमने इसको उबाल दिया तो क्या बन गया? यह गैस बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब चीज तो वही थी, पहले बर्फ थी, ठोस अवस्था में थी, फिर वो पिघली, द्रव में बन गया, पानी बन गया, फिर उसको जब हमने उबाल दिया तो क्या बन गया? वह गैस बनकर उड़ गया, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया, आपका भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊं रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है। अब देखते हैं कि रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हो, उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, उसमें कुछ परिवर्तन होके एक नया पदार्थ है, एक नया कुछ बन जाता है, वही हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे उदाहरण में हम लेते हैं आपके जो है कागज। क्या ले लेते हैं हम? एक कागज। इस कागज को जलाते हैं, कागज को क्या करते हैं? हम जलाते हैं, ठीक है ना। कागज को हमने जला दिया, जलाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कागज की कुछ राख बचेगी, कागज की कुछ राख बच जाएगी। उसके साथ साथ धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है उसमें से, ठीक है ना। क्या निकलता है उसमें? कार्बन भी निकल जाता है, काला काला कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना। उसी तरीके से बात करते हैं, जैसे बात करें हम लोहे में जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? लोहे में जंग लगना, ठीक है। ये सब क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में क्या होता? पहले लोहा कैसा था? चमकीला लोहा था, वो नमी पाया, फिर उसका कलर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? कलर चेंज हो गया। रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ाएंगे आपको, तो हम बताएंगे कैसे जानेंगे हम कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। दूसरी बात कर लें, लोहे से मान लीजिए फल का पकना। क्या हो जाता है आपका? फल का पकना। अगर फल आप देखते हो शुरू शुरू में क्या होता है?
हरे कलर का रहता है, वो पक जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रंग बदल जाता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। रंग बदलने के साथ साथ इसका स्वाद भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? स्वाद भी बदल जाता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि जब किसी के संपर्क में आने से या कुछ ऐसी घटना हो जाए कि उसकी स्थिति, भौतिक अवस्था सब कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि वो उसी अवस्था में नहीं रहता। जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग गया तो उसको फिर वो लोहा नहीं रह गया, उसमें क्या अल्लाह जंग लगा हुआ लोहा बोलते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। फल की बात करते हैं, फल में क्या हमने देखा होगा कि फल तो पहले ग्रीन में रहेगा, ठीक है ना, उसका स्वाद भी दूसरा रहेगा, लेकिन जब वो पकेगा तो कलर भी चेंज होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि उसका स्वाद भी बदल जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कैसे उसके क्या गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उसके माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे पढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक कुछ नया बना दें, कुछ नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वही क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। से बात करते हैं, जब हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बन गया हमारे पास? जल बन गया। क्या बन गया हमारे पास? जल बन गया। देखिए हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन गैस था, मिला क्या बन गया? एक जल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएंगे, नया पदार्थ बना देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। बात समझ गए? उसके बाद बात करते हैं कि कैसे समझेंगे। ये तो ठीक है, एक केमिस्ट्री भाषा के हिसाब से मैंने बता दिया, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं वो समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? पहले क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन का मतलब होता है गैस का निकलना, तो गैस निकलती है। इन चारों में से किसी एक भी गुण, एक या दो गुण मिल जाए तो जान जाओ क्या है वह? रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ रहे कि नहीं? अगर इन चारों गुणों में से कोई एक गुण, कोई भी काम करते समय अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए, इसमें से कोई गुण मिल जाए तो समझ जाओ क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। मैंने बताया, जैसे बात करते हैं कि मैग्नीशियम होता है, एक मैग्नीशियम एक चमकीली धातु होती है, पतली सी पट्टी मार के मिल जाती है, उसको आप लीजिए, ठीक है ना। उसमें अगर आप देखिएगा, उसको जलाइए आप, जब आप जलाएंगे उसमें से तो क्या होगा? कुछ काले काले राख बच जाएगी, तो जो बचेगी वो क्या? हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कहने का मतलब मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। हमारे पास क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो चीजों को जो मिलाने से, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से, क्या यहाँ पे एक्चुअली बराबर का निशान नहीं होता है, एरो का निशान होता है। अभी इसको मैं बताऊंगा आगे चल के कि एरो का निशान लगाते हैं तो कैसे, क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को जो पहचानने का तरीका है, ये आपके पास 4 लक्षण है। इन चारों लक्षण में से कोई एक लक्षण अगर मिल जाता है, इन चारों लक्षणों में से कोई एक लक्षण मिल जाता है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट नोट डाउन करिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, कैसे उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन कैसे, इसको हम समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं, हम भोजन खाते हैं, भोजन का पचना क्या है? एक भोजन का पचना, ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और दूसरे की बात कर लेते हैं हम, तो जैसे बात करते हैं श्वसन, सांस लेना, क्या लेना? सांस लेना, वो भी क्या है? एक हमारे जीवन में डेली होने वाली क्या है? एक दैनिक प्रक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं दूध का जमना, दूध का दही बनना, दूध का दही बन जाना, ठीक है ना। वो भी क्या है? एक हमारे दैनिक जीवन में होने वाली एक घटना है, जो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिएगा उसके साथ साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के जो तरीका होता है, कैसे इसको हम पहचान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे होता है, तो इसकी डिफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं कि पहले जान लें कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के काम आता है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा ही
लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों को सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है, उनके नाम से नहीं, सूत्रों से लिखा। जैसे मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिख करके उनके सूत्र नहीं Mg लिख देना है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ना लिख करके H लिख देना है। कहने का मतलब उनके नाम को नहीं, उनके प्रतीकों को, जिनसे उनको हम पहचानते हैं, उनको लिखा जाता है रासायनिक समीकरण में। ठीक है ना, प्रतीकों के साथ साथ उनके अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाएं कैसे होती है, जैसे ठोस हो गया, ठोस को हम किससे लिखेंगे, यस से लिखेंगे। लिक्विड को, द्रव को जो हमारे किससे लिखेंगे, यल से लिखेंगे। गैस को एस से लिखेंगे, जी से लिखेंगे गैस को। और जो एक्वस होता है, एक्वस में जलीय विलयन, जो जल के साथ मिलकर जो बन जाता है, उसे क्या लिखेंगे हम, AQ लिखेंगे। ठीक है ना, इतना नोट करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे मान के चलिए बात करते हैं, अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। ठीक ना, जैसे बात करते हैं हम कि मैग्नीशियम है, क्या हमारे पास है, मैग्नीशियम हमारे पास आ गया, और इसकी अब क्रिया किसके साथ हो गई हमारी, अब मैग्नीशियम का इसके अभी क्या बताए थे हम कि ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया हो गई, किसके साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया हो गई, तो बन गया क्या, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब देखिए अभी तो ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, समीकरण अभी नहीं है, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं Mg प्लस O2 के साथ अब क्रिया कराते हैं, हमारे पास मिलता है MgO2। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनके मैंने प्रतीक तो लिख दिए, प्रतीक तो मैंने लिख दिए, लेकिन मैंने इनकी अवस्था लिखी नहीं लिखी। मैग्नीशियम ठोस होता है, इसको क्या लिखेंगे हम, एस लिख देंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, तो यहाँ की लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। और ये मिलकर जो बनता है, भी ठोस बनता है, तो क्या लिख देंगे हम, एस लिख देंगे। बात समझ गए ना, ये हो गया पूरा आपका समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब उनको प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था को भी लिखा गया, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया गया। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण, जो भी रासायनिक समीकरण होता है उसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, दो। जो ये है, जितने पदार्थ मिलते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है ना, और जो बन के निकलता है, नया प्रोडक्ट बन के निकलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद। अभिकारक ये है और ये क्या है, उत्पाद। इतना आप लिख लीजिए, तो इन दोनों की मैं डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, डिफिनीशन से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इतना लिखिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है बच्चों, और लोगों को भी जोड़ते रहिएगा। इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम अभिकारक क्या होता है भाई। अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होंगे वही क्या कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे आपके, अभिकारक कहलाएंगे भैया। कैसे, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जो है Mg को ऑक्सीजन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, MgO2। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब जो साथ में भाग ले रहे हैं ये क्या है आपके, अभिकारक। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे में जमा हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, अभिकारक हो जाएंगे। इनके मिलने से जो हमें मिलता है उसे क्या कहेंगे हम, उत्पाद कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। सॉरी, ये अभिकारक आपका है और वो क्या है आपका, उत्पाद। ठीक है ना, और एक बात, ये जो एरो लगाते हैं, एरो तीर, तीर की पूंछ जो होती है हमेशा किस तरफ होगी, अभिकारक की तरफ होगी, और इसका जो सर होगा वो किस तरफ होगा, हमेशा उत्पाद की तरफ होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो टोपा लगा हुआ है एरो में, ये हमेशा किस तरफ रहता है, उत्पाद की तरफ रहेगा, और इसकी पूंछ जो होगी अभिकारक की तरफ रहेगी। ठीक है ना, अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि संतुलित करना, समीकरण को जो संतुलित कैसे करेंगे। तो बात करते हैं हम इसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है ये संतुलित नहीं है। इसी को संतुलित करना, समीकरण तो है लेकिन संतुलित समीकरण यह नहीं है। समीकरण को संतुलित कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आप नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना, बात करते हैं, इसे लिखा है Fe+H2O, मतलब ये लोहे को हम जल के साथ भीगे रहते हैं, क्या मिलता है हमको, Fe3O4+H2। यहाँ पे हम देखते हैं कि F, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे F हम देख रहे हैं, Fe जो है हमारे पास, यहाँ पे Fe के कितने अणु हैं अभिकारक में, अभिकारक में कितने परमाणु इसके, Fe के एक परमाणु। कितने परमाणु बच्चों, एक परमाणु है, लेकिन उत्पाद में कितना हो जा रहा है, 3 परमाणु हो जा रहा है। कितने परमाणु हो गए, 3 परमाणु हो गए भाई। ठीक है ना,
तो अगर हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि दोनों बैलेंस हो, दोनों बराबर हो जाए, वो ध्यान समझिएगा। इसमें एक अभिकारक में कितने परमाणु हैं, पी के एक हैं, लेकिन उत्पाद में कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनको बराबर करना है, इसका सिस्टम क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी होता है, ये हमें संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, इसके विषय भी मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे 3 परमाणु, तो हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि ये 3 परमाणु बराबर हो जाए। अगर इसमें हम 3 से करा दे गुणा बच्चों, किससे गुणा करा दे, 3, तो 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यह है, एक बात और ध्यान देना कि हम जो ये नीचे लिखे हैं ना इसके परमाणु, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम करेंगे कहाँ भैया, इसके ऊपर करेंगे। इसको हम एक काम करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बना लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे लिखने में, ठीक है ना। इसको हम ऐसे बड़े ब्रैकेट में बना के रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं 3 से गुणा करते हैं, तो 3 हम यहाँ कर दिए। अब हमने देखा कि Fe के 3 परमाणु मिलकर के यहाँ पे आ गए, उत्पाद में भी Fe के 3 परमाणु हो गए, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने देखा कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2। ये तो बराबर है, बहुत अच्छी बात है, बराबर है ना। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ पे कितने हो गए बच्चा, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। यहाँ पे हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हमने यहाँ पे भी देखा क्या, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसके साथ क्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का यहाँ पे तो 1 है, कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन का, 4 हो गया। तो भाई यहाँ पे कितना हो गया, यह 4, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अगर यहाँ 4 है, चलो हम यहाँ से करा दें 4 से गुणा, किससे करा दिए, 4। अब ऑक्सीजन 4, तो यहाँ तो हम 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे 4, लिखेंगे ना। लेकिन अब फिर से देखो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया कि नहीं, कैसे गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। अगर इसमें हम करा दें गुणा 4 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, बराबर हो गए कि नहीं, बराबर हो गए, बराबर हुए भाई, बराबर हो गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे हम 4 लगा दिए, अब तो बराबर हो गए, सबके सब बराबर हो गए है ना। देखो ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइए हमको, फिर बताएं आगे। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें, आई थिंक सब बराबर है ना। देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, 4 के यहाँ पे भी, हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमको भी 4 परमाणु नहीं मिले, हाँ यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 परमाणु तो हो गए ना, ये वाला 4 दूना 8 हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन उत्पाद में अभी नहीं हुआ ना। अगर यहाँ पे हम 4 से गुणा करा दें तो 4 दूना 8, यहाँ हम 4 से गुणा कराए थे ना, यहाँ पे देखो 4 आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब साफ सी बात है कि जो इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 था, तो 4 से इसमें हम गुणा करा दिए, तो 4 कम, ये तो 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या किया इसने, अपने परमाणु बढ़ा लिए, 4 दूना 8 परमाणु हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब 8 परमाणु तो हो गए हमारे पास, लेकिन उत्पाद में हमको 2 ही है, हमारे पास 2 ही है ना। जब 2 हमारे पास है तो इस 2 में हम क्या कर लें कि बराबर हो जाए, फिर इसमें 4 से हम गुणा करा दिए, तो 4 दूना 8 यहाँ पे हुआ, 4 यहाँ लग जाएगा। तो इसको जो हम सही तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे भैया, 3Fe, और Fe हमारा ठोस है तो यहाँ लिख देंगे हम सॉलिड, प्लस 4H2O ये गैस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे G, H2O ये लिक्विड होता है, सॉरी क्या होता है, ये लिक्विड होता है। इसके साथ जब अभिक्रिया हुई तो हमारे पास क्या बचा, FeO4, ये आपका ठोस हो जाएगा, और हमारा जो H2 है क्या गैस है, तो यहाँ पे हमारा G हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा रियल का समीकरण बन जाएगा, और ये संतुलित समीकरण है, ठीक है भैया, यहाँ आपको लिखना भूल गया, सॉरी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, रियल का संतुलित समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, बहुत आसान है वो, ठीक है ना। Mg होता है, Mg हमारा जो होता है प्लस में इसके साथ हम ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराते हैं तो मिलता है हमें क्या, MgO2 मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो अभिकारक है इसमें Mg में 1 परमाणु, कितने परमाणु हैं, 1, Mg में कितने परमाणु, 1, यहाँ पे भी Mg के 1 परमाणु हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन ये जो 2 परमाणु हैं ये मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया इसका। तो कहने का मतलब जो हमारा उत्पाद है वो Mg में भी कितना हो गया, 2 हो गया।
Mg में भी कितना हो गया 2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ हम 2 लगा देंगे तब हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, यह संतुलित समीकरण बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, संतुलित समीकरण। बात समझ गए ना। तो हमने पढ़ा क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंफ्यूजन होगी आप फिर से बताइएगा कमेंट में, हम इसको फिर से पढ़ा सकते हैं और नए नए एग्जाम्पल लेकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँ कि समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है, ठीक है ना। इतना आप लिख लीजिए तब तक। हो गया। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली आप लोग क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम में बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं, कुछ ना कुछ अभिक्रिया किसी से कराते हैं, तो ना तो उनके द्रव्यमान में अलग से कुछ बनेगा और ना ही वो खत्म होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान अलग से कुछ बनेगा और ना ही उसमें से कुछ बाहर जाएगा, ना ही कुछ खत्म होगा, ठीक है ना। इसका मतलब साफ समझ में आता है हमें, इसका निष्कर्ष निकलता है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी जो अभिकारक हैं, अभिकारक में एवं उसके बाद जो उत्पाद में जो पदार्थों के परमाणुओं की संख्या है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो हमारा समीकरण संतुलित नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं और उसके साथ साथ मैं कुछ प्रश्नों को लेकर चलूंगा, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न है अभी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय उसको साफ क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल मैं अगली वीडियो में, इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कंफ्यूजन होंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर 100% दूंगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए इसको भी।